गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। एक बार कंफर्म करें वॉइस, ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है तो फिर हम आगे क्लास को बढ़ाते हैं। ठीक है, सब लोग, शिवांगी जी, प्रिया यादव, अनुष्का राव, आप सब लोग कंफर्म करिए ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने बहुत दिनों बाद क्लास ली थी। गुड मॉर्निंग शिवांगी जी, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद क्लास ली थी तो इसलिए थोड़ा लेट हुआ था। अब हम कोशिश करेंगे टाइमली आए। ठीक है, सब कुछ क्लियर है तो कल की क्लास में आपने जो भी सीखा होगा उसको रिवाइज कर रहे होंगे। एक बात ध्यान रखिए, सोम में या कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली पढ़ें, 1 घंटे पढ़ें, उसको 10 मिनट भी अगर आप रिवाइज करते तो बहुत बेहतर रहेगा। 10 मिनट, हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत ज्यादा रिवाइज करें। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो रिवीजन बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, पर आपको रिवीजन डेली करना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम भी नजदीक है तो आप मेहनत कर ही रहे होंगे। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा क्योंकि इस समय इलाहाबाद में तो खैर, प्रयागराज में तो डेंगू का बहुत बड़ा प्रकोप है। ठीक है, तो क्लासेस तो प्रयागराज से ही चल रही है, स्थिति बहुत खराब है। अपना ख्याल रखिए, गले का ख्याल रखिए, अगर हो सके तो गर्म पानी पी लिया करिए, जो थोड़ा अच्छा नहीं लगता लेकिन पी लिया करिए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कल की बात थोड़ी रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने इलोंगेशन की बात की थी और स्ट्रेस की बात की थी। किसमें? किसी एक्सली लोडेड मेंबर में। अगर किसी मेंबर में उसके एक्सिस के अलोंग लोड, अब जैसे कोई पूछे एक्सली लोडेड मेंबर क्या है भाई, एक्सिस के अलोंग लोड लग जाए एक्सली लोडेड मेंबर। और उसमें भी 2 तरीके हो सकता है, इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक। मतलब एकदम सेंटर में लगे तो आपका कॉन्सेंट्रिक, उससे थोड़ा अलग लगेगा तो इसेंट्रिक। इसेंट्रिक लोडिंग की बात हम करेंगे जब आपको कंबाइन लोडिंग कराएंगे। अभी पहले 1 बाय 1 हम सब लोग सीख लेते हैं। ठीक है, तो अब आपने किसी भी कोई भी एक्सेल मेंबर था, ये ऐसे था। जैसे आप अभी ट्रस्ट जब पढ़ेंगे तो ट्रस्ट में भी आप ढेर सारे मेंबर्स, अलग अलग मेंबर्स में अलग अलग टाइप का फोर्स होगा और अलग अलग टाइप का फोर्स के साथ साथ अलग अलग आपका क्या होगा, नेचर भी होगा। जैसे यहाँ लोड लगा है तो किसी में टेंशन आएगा, किसी में कंप्रेशन आएगा, पर जो भी आएगा वो एक्सिस के अलोंग होगा। तो इसमें हर कोई मेंबर एक्सेली लोडेड होगा, ये हम मान के चलते हैं। ट्रस्ट में, ट्रस्ट का जब हम मैकेनिक्स में पढ़ाएंगे तो आपको क्लियरली बताएंगे कि क्या क्या एजम्पशंस हैं। फ्रिक्शनलेस पिन है, सिलेंडर बार है, स्ट्रेट बार है, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। पर हाँ, हर किसी में या तो टेंसाइल या तो कंप्रेसिव, वो आपका डिपेंड करता है मेथड ऑफ सेक्शन से और मेथड ऑफ जॉइंट से हम निकाल लेंगे। अब अगर आपको टेंसाइल कंप्रेसिव है तो उसका एरिया दिया हो तो उसमें स्ट्रेस निकाल लेंगे। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हो तो हम स्ट्रेस भी कैलकुलेट कर लेंगे। ये सारी चीजें, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार गुरुजी आप हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। भाई इंक्लाइंड भी हो सकता है आपका। ये मेंबर इंक्लाइंड ही है, एक्सली लोडेड मेंबर ये क्या है, इंक्लाइंड ही है। ये हॉरिजॉन्टल है, कभी वर्टिकल भी हो सकता है, ऐसे वर्टिकल भी हो सकता है, वर्टिकल एक्सली लोडेड मेंबर हो सकता है। तो आप इसको अंतर बस के एक्सिस के अलोंग लोडिंग का मतलब एक्सली लोडेड मेंबर। और इस सिचुएशन में आप अगर ध्यान से देखें तो ये केवल एक ही डायरेक्शन में लोड है, इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल लोडिंग भी कह सकते हैं। क्या? यूनिडायरेक्शनल लोडिंग। यूनिडायरेक्शनल लोडिंग अगर कोई बोले तो इसका मतलब एक ही डायरेक्शन के अलोंग लोड है। और उसी, गुड मॉर्निंग गौरव कुमार जी, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। अभी हम कल की क्लास ही रिवाइज कर रहे हैं तो वो टेंशन न लीजिए, थोड़ा टाइम से आप भी आइए। पहले हम कुछ दिन रेगुलर हो जाएं तो आप टाइम से आ ही जाएंगे। यूनिडायरेक्शनल लोडिंग या एक्सली लोडेड मेंबर एक ही बात है। कल इसमें इलोंगेशन, इसमें स्ट्रेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस हमने कराए। अगर आपको याद हो तो अगर प्रिज्मेटिक मेंबर है, प्रिज्मेटिक का मतलब क्या है, लेंथ के अलोंग एरिया कांस्टेंट है तो डेल्टा इक्वल टू पीएल अपान ए, और उसके बाद स्ट्रेस आया पी अपान ए। ये सारी चीजें हो गई थी। थोड़ा हम रिवीजन के मूड में इसको भी एक बार पढ़ते रहे, बुकलेट भी पढ़ते रहे। जैसे एक्सटेंशन और शॉर्टनिंग ऑफ अ बार, एक्सटेंशन और शॉर्टनिंग ऑफ अ बार, पी लोड लगाए, कुछ एक्सटेंशन हुआ और ये एक्सटेंशन, अब स्ट्रेन अगर आपको पता हो तो चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन, कुछ नहीं किया है, स्ट्रेन डेल्टा एल अपान एल और स्ट्रेस क्या है, पी बाई ए, और यही हमने क्या कर दिया, स्ट्रेस इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ
एप्सिलॉन, तो डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपान ए। इसमें ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर पॉजिटिव मतलब टेंसाइल लोड है तो इलोंगेशन होगा, अगर कंप्रेसिव लोड है तो शॉर्टनिंग होगा, उसमें कोई नई चीज नहीं है। इसमें जैसे अब इसमें स्टेप बार है, ये क्या है, स्टेप्ड बार है। अब स्टेप बार में एकदम बेसिक से अगर सोचिए, बहुत बेसिक से कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन तो बेसिक कर ही लेना चाहिए, ठीक है। इसमें ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, तो अगर हम दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ही एकदम आसानी से सोचिए क्या है फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब क्या है कि बॉडी को पहले फ्री करके तब तो कुछ डायग्राम बना हो, तो हमने इस बॉडी को 1 और 2 को अलग अलग फ्री किया, कोई मतलब नहीं एक दूसरे से, जबकि एक्चुअल में दोनों जुड़े हुए हैं। और जब फ्री करो तो उसके साथ साथ सारे एक्सटर्नल फोर्स, जैसे यहां पी लगाया, जैसे इस पर पी लगाएंगे 2 1 को खींचेगा और 1 2 को खींचेगा यहां पर। और अगर इक्विलिब्रियम देखे तो ये भी पी होगा और ये भी पी होगा और यहां पर भी पी होगा। तो इसमें कोई अगर सिग्मा 1 पूछे तो कल बताया भी था, इसलिए नहीं बता रहे हैं, पी अपान लोड अपान यहाँ का एरिया, लोड अपान यहाँ का एरिया। कोई अगर सिग्मा 2 पूछे तो आपने कहा सर लोड अपान उसका एरिया A2। तो स्ट्रेस अगर पूछे, देखिए आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे, उसी में रिलेशन डेवलप करेंगे, पूरा ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इतना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। बस ये डिपेंड करना किस कारण से स्ट्रेस आएगा, कभी बेंडिंग से, कभी टॉर्सन से, कभी डायरेक्ट शियर, कभी इनडायरेक्ट। तो ये सारी चीजें आपको केवल खेलनी है। तो अभी हम केवल डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, वो भी केवल नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेस पता चल गया। अब अगर डेल्टा 1 पूछे तो यहाँ इतने पोर्शन में तो हम फॉर्मूला लगा ही सकते हैं। तो डेल्टा 1 जो आया वो पी एल वन अपान A1 E1, और डेल्टा 2 जो आया वो आया पी एल टू, इसकी लंबाई L2 इसकी लंबाई अपान A2 E2। नेट अगर डिफॉर्मेशन पूछे तो बहुत आसान है, यहां से अगर नेट पूछे तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो ये हो गया था, इसका हमें कोई दिक्कत नहीं। इसकी थोड़ी मीनिंग समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। स्टैटिकली डिटरमिनेट बार। अब देखिए स्टैटिकली डिटरमिनेट या इनडिटरमिनेट होता क्या है। देखिए अगर आप हिंदी में देखें तो डिटरमिनेट, डिटरमिनेट का मतलब ही क्या होता है, डिटरमिनेट का मतलब सुनिश्चित करना। तो डिटरमिनेट का मतलब क्या होता है, सुनिश्चित करना। क्या सुनिश्चित करना चाहते हो भैया, तो अगर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनिए, अगर नंबर ऑफ रिएक्शंस किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी सिस्टम में नंबर ऑफ रिएक्शंस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व हो जाए, नंबर ऑफ रिएक्शंस जो हो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, तो वो कहलाएगा डिटरमिनेट सिस्टम। ऐसे डिटरमिनेट बीम भी होगा, डिटरमिनेट ट्रस होगा, मतलब कई चीजें होंगी, स्ट्रक्चर्स भी आप पढ़ेंगे डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट। तो सिंपल सी बात है, डिटरमिनेट किसको, सुनिश्चित किसको कर सकते हैं, तो अगर हम रिएक्शंस को, नंबर ऑफ रिएक्शंस को किसके हेल्प से निकाल सके, विद द हेल्प ऑफ क्या, विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो अगर आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं तो वो आपका डिटरमिनेट है, सिंपल सी बात है। बस कोई भी चीज, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी सिस्टम, कोई भी बीम जिसके नंबर ऑफ रिएक्शंस को हम किसके, इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते। अब दूसरी बात, इसका दूसरा एस्पेक्ट देखिए, अगर हम प्लेन में जाते हैं तो प्लेन में इक्वेशंस कितने हैं, 3। प्लेन में हमारे पास इक्वेशंस कितने हैं, 3। कौन कौन, 3 इक्वेशन, सिग्मा fx, सिग्मा fy और सिग्मा m। भाई यही तो 3 इक्वेशन है। प्लेन में अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 3 ही है, सिग्मा fx, सिग्मा my और सिग्मा ये mz होता है। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास 3 इक्वेशन है तो मैक्सिमम 3 ही अननोन सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम कितने, 3 अननोन ही सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है कि जितने अननोन हो, जितने वेरिएबल हो, उतने इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। उससे ज्यादा हो तो और अच्छी बात है, पर उतनी तो चाहिए, तभी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो 3 ही इक्वेशंस हैं, 3 ही रिएक्शन मैक्सिमम सॉल्व किया, पर यहाँ एक्सियली लोडेड मेंबर आ गया।
यहाँ वर्ड क्या आ गया, एक्चुअली। तो लोड दूसरी डायरेक्शन में है ही नहीं, तो अगर सिग्मा एफ एक्स यूटिलाइज कर ली तो इसकी जरूरत ही नहीं भाई, इसका बेकार है, इस डायरेक्शन में कोई पहले से ही लोड नहीं। और जब सारे लोड एक ही लाइन में हैं तो ऑलरेडी नेट मोमेंट भी जीरो होगा। जब सारे लोड एक्चुअली लोडेड में जितने भी लोड हैं सब एक ही डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा ना अनुराग जी, आप बताइए समझ में आ रही चीजें? तो जब एक ही डायरेक्शन में तो मूवमेंट डेवलप होने की कोई बात ही नहीं, को लीनियर फोर्सेस हैं, सारे फोर्सेस एक ही लाइन में हैं। तो इनकी कुल मिला के अब हमारे पास बचा ही एक ही इक्वेशन है, भले तीन है पर तीनों में बाय डिफॉल्ट दो ऑलरेडी जीरो है। जब दो जीरो है तो इन सब की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स। इसका मतलब है सिंपल बात एक आई कि अगर एक ही रिएक्शन हो तो हम इसको इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। एक्सियली लोडिंग मेंबर में जब आप एक्सियली लोडेड मेंबर बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट सिग्मा एफ वाई सिग्मा एम जेड जीरो हो ही जाता है, बचा एक ही। अब एक इक्वेशन से मतलब एक ही इक्वेशन से अगर सर उस डायरेक्शन में आ रहा हो फोर्स, हाँ जैसे मान लीजिए कि आपका ये कोई बार है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आप इधर लोड लगाए और इधर ऊपर भी खींचने लगे। भाई कोई हमारा हाथ ऐसे खींच रहा है, कोई खींच रहा है और कोई ऊपर पकड़ के चिनोटी भी काटने लगा, तो एक्सियल ये क्या एक्सियली लोडेड मेंबर रह गया। भाई इधर जो खींच रहा है वो तो एक्सियल लोडेड मेंबर रहेगा, पर इधर खींचना ये तो एक्सियली लोडेड नहीं रह गया। तो वो केस आपको हम बताएंगे टू डायमेंशनल लोडिंग के केस में। हम आपसे ये बोल रहे हैं कि जब एक्सियली लोडेड मेंबर होगा तो उसमें एक ही, अब ये हाथ सीधा कर दे तो ऊपर खींच रहा होगा, एक ही डायरेक्शन में लोड होगा, दूसरी डायरेक्शन में अगर लोड लगाए तो एक्सियली लोडेड की बात ही नहीं रह गई। तब वो आपका टू डायमेंशनल फोर्स सिस्टम होगा, उसमें टू डायमेंशनल स्ट्रेस आएंगी, उसकी एनालिसिस हम सब लोग करेंगे मोर सर्किल और प्रिंसिपल स्ट्रेस से। क्लियर हो रहा है ना? तो जब एक्सियली लोडेड मेंबर होगा, अब जैसे एक्सियली लोडेड में केवल एक ही डायरेक्शन में फोर्स ही लगेगा तो एक ही इक्वेशन है, इसका मतलब एक ही अननोन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी सिस्टम, कोई भी एक्सियली लोडेड मेंबर जिसमें एक ही डायरेक्शन में क्या हो, फोर्स लग रहा हो, एक्सियली लोडेड मेंबर कहलाता है। क्लियर अनुराग जी? अब क्लियर है ना? अब तो क्लियर है, कंफर्म बताइए आप सब लोग। ठीक है, चीजें एकदम क्लियर हो करते चलेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं, तो अब जैसे आपका प्रिज्मेटिक बार है, उसमें एक ही तरफ का स्ट्रेस था, एक ही तरफ लोड था, वो आपका डिटरमिनेट हो गया। कोनिकल बार या टेपर बार या स्टेप बार, सब में आपने क्या किया था कि रिएक्शंस एक ही थे, एक ही तरफ फोर्स था और सब आप रिएक्शंस तो निकाल सकते थे। पर ये बात थी कि क्या ये फार्मूला वैलिड है कोनिकल के लिए? नहीं। क्यों नहीं वैलिड है? क्योंकि एरिया बदल रहा है। तो अब आगे हम सब लोग करते हैं, जैसे यही क्वेश्चन है, इसी को बहुत बहुत बेसिक तरीके से करिए। क्या ये स्टेप्ड बार का केस है? क्या ये स्टेप्ड बार का केस है? क्या इसमें सीढ़ी के फॉर्म में एक के बाद एक स्टेप के फॉर्म में बार्स लगे हुए हैं तो हो गया स्टेप बार? भाई सीढ़ी के फॉर्म में सीढ़ी स्टेप ही तो होता है। तो एक बार बताइए क्या ये स्टेप्ड बार है? पर अब क्वेश्चन आया, क्या ये डिटरमिनेट है कि नहीं? क्या ये डिटरमिनेट है कि नहीं? क्वेश्चन ये आया, सिंपल बात, क्या ये डिटरमिनेट है कि नहीं? तो अब इसको ध्यान से समझिए, बहुत जल्दबाजी नहीं है, आंसर नहीं करना है इतना जल्दी। एक बार से दूसरा जुड़ा, दूसरे से तीसरा जुड़ा और तीसरा जाके दीवार में फिक्स हो गया, और जब तीसरा फिक्स हुआ तो आप जैसे खींचोगे क्या यहां पर रिएक्शन आएगा? आप सिंपल देखिए कैसे अप्रोच कैसे करते हैं। सर आपने खींचा तो खींचने से ये यहां जुड़ा है, जाने नहीं देंगे, और जब जाने नहीं देंगे तो उस चक्कर में रिएक्शन आएगा। और इसके अलावा भी कोई रिएक्शन है, अगर इसके अलावा भी कोई रिएक्शन हो तो वही दो, आपके पास गोली एक है, आपके पास इक्वेशन एक है, गोली एक है, कितने लोग को मार सकते हैं? एक आदमी से एक ही, ठीक है? तो गोली एक ही है तो एक ही अननोन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अब क्वेश्चन ये है कि एक ही रिएक्शन है और एक ही इक्वेशन है, और इक्वेशन आपके पास क्या है? सिग्मा एफ इक्वल टू
जीरो और x डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब अब इसमें कितने फोर्सेस हैं, एक P लग रहा है और एक इधर की तरफ माइनस आर। अच्छा माइनस आर क्यों, क्योंकि P उधर है और R इधर है, तो संयोग की बात है कि R इक्वल टू P के बराबर आ जाए। और ये कैसे रिएक्शन सॉल्व कैसे किया गया, ये रिएक्शन सॉल्व कैसे किया गया, तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व किया गया, इसलिए डिटरमिनेट है, इसलिए क्या है, डिटरमिनेट है। क्लियर हो गई बात। अब अगर डिटरमिनेट है तो आप इसको पार्ट, देखिए एक कंबाइंड, आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, किसी को अलग नहीं किया, बस सबको जोड़ के केवल सपोर्ट से अलग किया, और जब सपोर्ट से अलग किया तो R इक्वल टू क्या आ गया, P। लेकिन अगर हम इसको पार्ट, अब देखिए इसमें दूसरा, क्या हम डेल्टा इक्वल टू PL अपान ए लगा सकते हैं, तो गुरुजी ये पूरा पूरा लेंथ एक ही मटेरियल का भी नहीं है और एक ही क्रॉस सेक्शन का भी नहीं है, तो एक साथ कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि एरिया कौन सा ले। पर हाँ अगर हम पार्ट वाइज कर लें इसको अलग अलग पार्ट, तो कुछ पार्ट तक देखिए धीरे धीरे सोच कि क्या हम PL अपान ए लगा सकते हैं, तो पूरे में नहीं लगा सकते एक साथ, तो पार्ट वाइज हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। और जब पार्ट वाइज फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो पहले पार्ट में यहां P लगाया, यहां P रिएक्शन आया, ऐसे यहां उसकी वजह जितना उसने खींचा P इधर P इधर, तो सब में PP लोड आएगा, और जब सब में PP लोड आएगा, ये रिएक्शन हमने R इक्वल टू P प्रूफ कर दिया है, तो डेल्टा टोटल जो होगा वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, और डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, डेल्टा टोटल क्या होगा, P लोड वही है पर लंबाई, एरिया और एंग्स मॉडुलस बदल रहा है, तो P L1 अपान A1 E1 प्लस P L2 अपान A2 E2 प्लस P L3 अपान A3 E3, तो ये डेल्टा 1 और ये डेल्टा 2 और ये डेल्टा 3। अगर स्ट्रेस पूछे तो गुरुजी स्ट्रेस हर एक मेंबर में अलग अलग होगा, भले ही लोड समान है, भले ही लोड समान है, स्ट्रेस हर एक मेंबर में अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा क्वेश्चन, क्योंकि सबका एरिया अलग अलग है, स्ट्रेस सब में एक ही नहीं होगा। क्लियर, समझ में आए, तो स्ट्रेस अगर पूछते हैं, समझ में आ रहा है ना, सब लोग एक बार थम्स अप करके बताइए। देखिए बहुत प्रचार करने का मूड नहीं है कि हम आपसे थम्स अप कराएं, थम्स अप, अगर आपको चीजें आती हैं साइलेंटली आप रिस्पॉन्स कर दीजिए, हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। बहुत ऐसा नहीं कि आप एक्साइटमेंट रहे, चीजों को बस समझिए, बहुत बेसिक तरीके से समझिए, जिससे जिंदगी में कभी भूलना ना हो, ठीक है। आइए आइए, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब जैसे इसमें क्या होता है, एक सिंपल सा ए भी कभी कभी पूछा गया है, इसलिए बता दे रहे हैं। जैसे ये मेंबर है, ये ऐसे अटैच है, ये ऐसे अटैच है, यहां पर आपने P लोड लगाया और संयोग की बात है कि रिएक्शन भी P के बराबर आया, संयोग की बात है, ठीक है। तो हमने कहा कि इस एक्सिस पर नॉर्मल फोर्स ले लो, इस एक्सिस पर क्या ले लो, नॉर्मल फोर्स, जिसको N कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स। अच्छा नॉर्मल फोर्स क्या होता है ये तो आप जानते हैं ना, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स, जैसे ये है, कोई ऐसे खींचने लगे तो ये नॉर्मल है, और कोई ऐसे सरकाने लगे तो ये क्या है, टेंजेंशियल। इतनी फीलिंग रहनी चाहिए दिमाग में कि अगर कोई ऐसे हाथ को ऐसे खींच रहा है, जैसे ये प्लेन, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, कोई ऐसे खींच रहा है ये नॉर्मल है, और कोई ऐसे सहला रहा है ये क्या है, शियर है, ये फोर्सेस क्या है, शियर है, एकदम सिंपल। तो अब क्वेश्चन है कि नॉर्मल फोर्स डायग्राम, नॉर्मल फोर्स डायग्राम होता क्या है, इसके बहुत इंपॉर्टेंस ही नहीं है, पर होता क्या है, तो भैया नॉर्मल फोर्स और लेंथ के बीच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंपल। कभी भी कोई ग्राफ पूछे तो केवल दो एक्सिस बता दीजिए कि गुरुजी इसके इसके बीच का ग्राफ। तो अगर कोई पूछे नॉर्मल फोर्स डायग्राम, या इसी को एक्सियल फोर्स डायग्राम भी बोल सकते हैं, तो नॉर्मल फोर्स डायग्राम में क्या क्वेश्चन हुआ कि नॉर्मल फोर्स और लेंथ के बीच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही नॉर्मल फोर्स डायग्राम। अब अगर हम इतने मेंबर इसमें पूछें, किसी भी सेक्शन पर जाइए, हर सेक्शन पर क्या P ही लोड है, और क्या ये टेंसाइल नेचर का, ऊपर टेंसाइल को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और अगर कंप्रेसिव है तो नेगेटिव ले लेते हैं,
अब गुरुजी जैसे आप तो बता दिए, तो जब भी जिस भी सेक्शन पर आए, जिस भी सेक्शन पर पूछा जाए, उसके चाहे राइट साइड देख लीजिए और चाहे लेफ्ट साइड देख लीजिए, आंसर सेम आएगा। किसी भी सेक्शन पर नॉर्मल फोर्स होता क्या है? किसी भी सेक्शन पर नॉर्मल फोर्स उसके दाएं साइड या बाएं साइड का नेट नॉर्मल फोर्स होता है। क्या बोला हमने? नेट नॉर्मल फोर्स होता है। तो जैसे आप इस सेक्शन पर खड़े हो तो बाएं साइड से आपको पी दिख रहा है। अच्छा, टेंसाइल कैसे? जब दूर जाए, एक बार बता चुके हैं कि टेंशन में दूरियां बढ़ती हैं। टेंशन, अगर आपका किसी झगड़ा हो जाए, टेंशन आ जाए, तो नजदीक आओगे क्या? नहीं, तो दूर, उधर मुंह फुलाए बैठे हैं, ठीक है? तो मुंह फुलाए, टेंशन में दूर है। जो अगर सेक्शन से दूर जा रहा है तो टेंसाइल, और सेक्शन की ओर आ रहा हो तो कंप्रेसिव। अब जैसे इसको हमने यहां देखा, बाएं साइड से ही पता चल गया कि दूर जा रहा है तो टेंसाइल, या इधर हम दाएं साइड से भी देखते तो सिर्फ पी है, और ये पूरे सेक्शन में पी और पी और पी ही रहेगा। तो यही हो गया नॉर्मल फोर्स डायग्राम, और सब पॉजिटिव, सब जगह पॉजिटिव। क्यों सब जगह पॉजिटिव? क्योंकि हर जगह आपका टेंसाइल नेचर का है। ये बात समझ में आई? आप जैसे इस सेक्शन पर खड़े होके पूछिए, आप किसी भी सेक्शन पर खड़े होके पूछिए, तो भी आप चाहे राइट देखे चाहे लेफ्ट, पी ही पॉजिटिव आएगा। समझ में? एक बार क्लियर करके बताइए, अगर चीजें समझ में आ रही तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए अनुराग बताइए, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आया, ये हमने जैसे बना दिया नॉर्मल, इसी का नॉर्मल फोर्स डायग्राम, तो ये बना हुआ है नॉर्मल फोर्स डायग्राम, सब जगह पॉजिटिव। अब जो भी डायग्राम बनेगा, चाहे एसएफडी हो, शियर फोर्स डायग्राम हो, चाहे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो, उसकी लेंथ तक ही बनेगा। क्योंकि बीच क्वेश्चन क्या है? शियर फोर्स और लेंथ के बीच का ग्राफ है, तो भाई लेंथ जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा बनेगा। एक्स तो कुछ भी वेरी कर सकता है, पर जो ग्राफ बनेगा वो लंबाई तक ही बनेगा। इसलिए अगर आप ध्यान से देखें, तो जब एसएफडी, बीएमडी या नॉर्मल फोर्स डायग्राम बनाते हैं, तो उस मेंबर के जस्ट नीचे बनाते हैं। जस्ट नीचे से ही हमें फीलिंग आ जाती है कि गुरुजी उतना ही बड़ा बनाना है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। अब जैसे ये आ गया था, पी आपने कॉमन ले लिया, पिछले वाले केस का पी कॉमन ले लिया क्योंकि लोड समान है, और जब कॉमन ले लिया तो ये फार्मूला आ गया, कोई नई चीज नहीं। अब इसी में कहते कि पूरा सेम मटेरियल का, तो जैसे सेम मटेरियल बोलोगे ई भी बाहर आ जाएगा। जैसे सेम मटेरियल बोलोगे, यंग्स मॉडुलस, मतलब सेम मटेरियल बोलते ही क्या हो गया? E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E, फिर ये बाहर आ गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम देने से हम एक्सियल रिजिडिटी, एक्सियल स्टिफनेस, इन सब पर खूब ढेर सारी बातें कर चुके हैं। इस पर फिर ज्यादा समय गंवाने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है? तो एक्सियल रिजिडिटी होता है A इंटू ई, रिजिडिटी जो होता है, रिजिडिटी होता है A इंटू ई, और एक्सियल जब स्टिफनेस आ जाएगा, जब स्टिफनेस आ जाएगा तो लेंथ भी आ जाएगा, A इंटू ई अपान एल, ए इंटू ई अपान एल। तो बहुत ज्यादा समय इस पर देने की कोई मतलब जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन अब अगला केस है चेंज इन लेंथ व्हेन जंक्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट। ये क्वेश्चन है कि चेंज जंक्शन फोर्सेस, तो ये क्वेश्चन शायद हमने थ्योरी में करा है, एक बार कंफर्म करिए। अगर लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम दिया है, क्वेश्चन ये है कि लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम क्या होगा? जैसे आप इसी सिचुएशन में गए, इसमें गए, तो इसका डिफ्लेक्शन अलग होगा डेल्टा 1, इसका डिफ्लेक्शन अलग होगा, और इसका डिफ्लेक्शन अलग होगा। सबका डिफ्लेक्शन अलग अलग होगा ना, डेल्टा 1 होगा, डेल्टा 2 होगा, डेल्टा 3 होगा। अब हमें ये अगर दिया हो कि किस लोड, यहाँ पे आप यही तो कह रहे हैं ना कि लोड और डिफ्लेक्शन डायग्राम दिया हो, तो 1 के लिए अलग बनेगा लोड डिफ्लेक्शन, 2 के लिए अलग बनेगा, 3 के लिए अलग बनेगा। क्यों भाई? क्योंकि 1 2 3 सबका मटेरियल अलग अलग है, तो सबका लोड डिफ्लेक्शन अलग अलग बनेगा 1 2 3 के लिए। और कुछ भी बना, मान लीजिए आपने पी लोड लगाया, आपने डेल्टा इलोंगेशन पाया, तो इसके लिए
जैसे 1 के लिए बात कर रहे हैं तो डेल्टा 1 आप इस ग्राफ से पता किए, डेल्टा 1 किस लोड पर, P1 लोड पर। तो ये डेल्टा 1 इक्वल टू P1 L1 अपॉन A1 E1 होगा कि नहीं? तो एरिया इसका निकाल ही लेंगे, लोड दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, तो एरिया तो निकाल लेंगे ना। जब अब ये ध्यान रखिए, हर किसी के लिए लोड डिफ्लेक्शन अलग अलग होगा। सुनिए एक बार, सुनिए बात को ना, क्या कहना चाह रहे हैं। लोड लगाए उसके क्रॉसपोंडिंग कुछ किसी भी लोड P1 के बजाय P मान लो कि किसी भी लोड पर कुछ तो डेल्टा 1 इलोंगेशन होगा, कुछ P लोड पर डेल्टा 1 इलोंगेशन होगा, और ये इस मटेरियल की अपनी ग्राफ होगा, इस मटेरियल का होगा। तो जब हमें डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 होगा क्या? डेल्टा 1 होगा P L1 अपॉन A1 E1। अब अगर हमें डेल्टा 1 दिया है कि 1 में इतना इलोंगेशन हुआ P लोड के कारण, किसी P लोड के कारण 1 में इलोंगेशन, मतलब डेल्टा 1 दिया, P1 दिया, L1 दिया और 1 का इलास्टिक मॉडुलस दिया, तो एरिया नहीं निकल जाएगा। कभी भी ध्यान दीजिएगा, डेल्टा इक्वल टू PL अपॉन AE है। कितने इसमें टर्म्स हैं? अगर टर्म्स देखें तो 1 2 3 4 5, 5 में से अगर 4 दिया हो तो एक आप निकाल ही लेंगे। 5 में से अगर 4 दिया हो तो एक आप आराम से निकाल लेंगे कि लोड दिया हो, डिफ्लेक्शन दिया हो, लेंथ दिया हो, एंग्स मॉडुलस दिया हो, तो एरिया निकल जाएगा। समझ में आया अनुराग जी? इस 5 में से कोई भी 4 दिया हो, हमें नहीं कह रहे हैं, कल को हो सकता है कि लेंथ, एरिया और ई दिया हो, डेल्टा दिया हो, पी पूछ ले कि क्या लोड लगा होगा, तो कुछ भी पूछ सकता है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगला, ये क्वेश्चन हम शायद करा दिए थे, इस पर आते हैं। इस क्वेश्चन ये भी करा दिए थे, अगर आप बुकलेट एक बार पढ़े हो, रेगुलर क्लास की हो, शिवांगी जी आप बताइए क्या इस क्वेश्चन को हमने करा दिया था? तो आप इसको समय देके फिर से उस क्लास को कर लीजिए, चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा स्पीड बढ़ा के कर लीजिए। नहीं कराया था? अच्छा वही रेगुलर जो क्लास की है उनका लिए कराया नहीं, तो कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। ठीक है, फिर से कर लेते हैं। चलिए, तो इसका फिर से, अच्छा आंसर नहीं बताया। आंसर देखिए, आज भी हमें नहीं पता, कैलकुलेशन करना पड़े, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन, अब इसमें से अगर आपसे हम पूछें कि कोनिकल बार में क्या होता है, देखिए यहाँ D1 D2 थोड़ा उल्टा लिया है, हमने स्मॉलर को D1 लिया था और इसको D2 लिया था, लार्ज को। बता देंगे, आंसर बता देंगे, अभी कुछ देर बाद ही बता दें, कैलकुलेटर ले आते तो बता देते हैं, टेंशन ना लो यार, खुद भी थोड़ा कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। आइए, तो इसमें हमने बताया था कि अगर आप डेल्टा निकालें तो डेल्टा आता है 4PL पाई D1 D2 E। अब इसको बहुत ज्यादा नहीं करना क्योंकि कल इस पर बहुत बातें किए थे। सेम लोड लगाएं, सेम लेंथ हो, सेम लोड हो, सेम लेंथ हो, वही मटेरियल हो, तो इलोंगेशन का रेशियो क्या होगा? इलोंगेशन का रेशियो क्या होगा? यहां कोनिकल लिखिए, तो इलोंगेशन का रेशियो क्या होगा? ये वाला या थोड़ा सर्किल ऐसे कर लो, जब डायमीटर दिया है तो आप बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि सर्कुलर ही है। भाई अगर आपको डायमीटर दिया है, डायमीटर बोल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आप किसको मान के चलेंगे? सर्कुलर ही तो देखेंगे। सामने देखोगे तो लाइन ही दिखेगा, वो बनाने से फीलिंग रहनी चाहिए कि हाँ भाई सर्कुलर है। ठीक है, अब तो क्लियर हो। चलो, तो जो टेपर्ड, जब आपका डेल्टा एल, फिर से क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल बिल्कुल डेप्थ भी हो सकता है, यहां हम कह रहे हैं डायमीटर है। ठीक है, अब आया इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सेम लोड लगाएं, सेम लेंथ हो, सेम मटेरियल हो, सेम लोड, सारी कंडीशनल, देखिए कोई भी चीज कब होती है ये ज्यादा जानना जरूरी होता है। फार्मूला रटने से पहले क्या फार्मूला किस कंडीशन में वैलिड है, पहली बात, और क्या इसकी लिमिटेशन है, ये ज्यादा आपको जानना जरूरी होता है। फार्मूला लगाना तो बात कभी से यार, पहले तो ये जाने ना कि कौन सी गोली चलाएंगे। तो पहले आर्मी में क्या सिखाया जाएगा कि ये वाली गोली इसके लिए है, ये वाली गोली इसके लिए, ये वाली गोली इसके लिए। तो आपको ये ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट कि चला देना है, इंपॉर्टेंट ये है कि कब कौन सा चलाना है।
तो जब लोड समान हो, जब क्या हो, लोड समान हो, लेंथ समान हो, सेम मटेरियल का हो, तब डेल्टा कोनिकल अपान डेल्टा सिलेंड्रिकल जो होता है वो डी स्क्वायर अपान डी1 डी2 होता है। वैसे भी आपको बता दें, डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेंड्रिकल में डी स्क्वायर और कोनिकल में 1 अपान डी1 डी2। तो उल्टा रहता है, उल्टा रहता है, ध्यान रखिएगा, उल्टा रहता है। क्लियर? उल्टा रहता है। डी जब सिलेंड्रिकल है तो डी ऊपर है, और जब कोनिकल है तो डी1 डी2 नीचे है। खैर चलिए, दोनों सेम किए तो डी इक्वल टू अंडर रूट, डी इक्वल टू अंडर रूट क्या आ गया, डी1 डी2। कल ही प्रूफ कराया है। इसमें इलोंगेशन ऑफ टेपर्ड बार, अब थोड़ा आपको यहाँ थोड़ी फीलिंग आ रही होगी। टेपर्ड बार, इसको हमने B1 माना था और इसको क्या माना था, B2 माना था। लंबाई L है, तो जब आपको माना था फार्मूला क्या आया था, F। देखिए अब P नहीं ढूंढेंगे भाई, हमें ढूंढना फोर्स। यहां इस डायग्राम के हिसाब से F फोर्स दिया, कोई बात नहीं। यहां इस डायग्राम में फोर्स क्या दिया है, F, तो यहां हो गया FL। क्या हो गया, FL अपान B2 माइनस B1 इंटू T E log B2 अपान B1। क्लियर हो गया ना, एकदम समझ में आ रहा ना। आपका जब फोर्स F दिया हुआ तो F होगा, फोर्स कुछ और दिया होता तो हम उसके ही टर्म में बता देते आंसर, और जब कभी डेरिवेटिव हो तो ये होता। अभी इस पर हम और बातें करेंगे, इस पे टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये आया स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बार। गुरुजी आप बोल दो, हम मान लें कि स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है, मतलब बोलते चलोगे। यहां तक समझ में आया होगा, कल उससे भी बात हुई थी, एक ही चीज को कितने दिन तक पढ़ाएंगे। तो ये क्वेश्चन है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, हम बोल दिए तो तुम मान लोगे। क्यों आपने इनडिटरमिनेट बोला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आ जाता है। जैसे इसमें यहां पर आपने पी पर, जैसे यहाँ पे पी एक लोड बीच में लगाया, जैसे अगर लोड ना लगाते तो रिएक्शन नहीं होता, पढ़ने का मतलब ही नहीं। जब लोड ही नहीं तो ना इलोंगेशन, ना डिफॉर्मेशन, ना तो स्ट्रेस, कोई बात ही नहीं। सॉरी, जब आपने बीच में चलिए, जब आपने बीच में पी लोड लगाया तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पी लोड लगाने पे क्या होगा एकदम। अच्छा पानी पीजिए सर, चलो भाई पानी पी लेते हैं, पानी यहाँ ठंडा रहता है, ये भी एक नुकसानदायक है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि आप इसको फील करिए कि कैसी बातें हो रही हैं। जब आप पी से, अभी देखिए यहां पकड़ के ऐसे खींच दिए, अगर हमें प्रैक्टिकली चीजें समझ में आती है तो जब आप पी से खींचोगे, जितना ये 1 बढ़ेगा, जितना ये 1 मान लीजिए थोड़ा सा आगे आ गया, उतना ही 2 दब जाएगा, उतना ही 2 दब जाएगा कि नहीं। सिंपल, आप आसानी से बताओ, जैसे पी से उधर खींचे उतना ही 2 दबेगा। अगर ये एक कदम आगे बढ़ जाए तो ये एक कदम दब चुका होगा। समझ में आई बात की नहीं पहले। तो जब दब, इसमें अगर टेंसाइल होगा तो इसमें कंप्रेसिव होगा, इसमें अगर टेंसाइल होगा तो इसमें क्या होगा। ये एकदम बेसिकली फीलिंग की बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, देखिए कई बार क्या होता है, इतना आसान क्वेश्चन होता नहीं, कई बार 2-3 स्टेप फोर्सेस लगा देंगे, यहां भी लगा देंगे, वहां भी लगा देंगे, तो क्या होगा ये हमें नहीं मालूम। हम एक अपना नियम बना लिए हैं कि हम दोनों पर टेंसाइल रिएक्शन मानेंगे। हम क्या मानेंगे, दोनों पर टेंसाइल रिएक्शन मानेंगे। जैसे बुकलेट में फील कर लिया है पहले से, और फील कर लिया है तो उसने आरबी कंप्रेसिव ले लिया है, लेकिन हम नहीं लेंगे। हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। जब इसका एफबीडी बनाएंगे तो ये ऐसे, ये ऐसे, यहां अब एफबीडी ये 1 है और ये 2 है, यहां पर पी लगाए, जैसे पी लगाए यहां मान लो R1 रिएक्शन आ गया और यहां मान लो R2। अब बताए क्या दोनों हमने टेंसाइल माना है,
कल को देखिए ऐसा नहीं है, जब मल्टीपल जंक्शन लोड लगेंगे तो हो सकता है कि दोनों तरफ टेंशन आ जाए, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम फीलिंग जब एक फोर्स से रहते हैं तो फीलिंग आ जाती है कि गुरुजी कंप्रेसिव। तो हम केवल एकदम कूल होके ये कहेंगे भैया दोनों तरफ टेंशन है, झंझट ना पाल लो यार कि किधर टेंशन किधर कंप्रेशन, दोनों तरफ खिंचाओ R1 R2। और अगर R1 R2 माने तो अब सोचो क्या इक्विलिब्रियम इक्वेशन से R1 R2 दोनों निकल सकता है तुरंत? अरे गुरुजी गोली एक है आदमी दो, बहुत नाइंसाफी है, गब्बर वाली स्टाइल, घोर नाइंसाफी है। तो रिएक्शन आपके पास इक्वेशन एक है, कौन सा इक्वेशन है? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम इक्वेशन एक है। और सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 इधर हम मान लें तो यहां देखेंगे R2 प्लस P माइनस R1 इक्वल टू 0, तो यहां से आएगा R1 माइनस R2 इक्वल टू P। ये बात कैसे लिखा समझ में आ रहा है ना सबको? ये बात तो समझ में आ रहा है। अब गुरुजी P तो मालूम है आप लगाए हो, R1 नहीं मालूम, R2, दो लोग हैं, दो अननोन है, हमसे ना हो पाएगा। तो सामान्य कहा अरे गुरुजी दो आदमी आ गए, एक ही गोली थी हमारे पास, तो गब्बर कहेगा मरेंगे थोड़े यार, दूसरी खरीद के लेके आते हैं। दूसरी जब खरीदने की जरूरत पड़ी तुरंत आपने कहा अरे ये तो भैया डिटरमिनेट नहीं है, इसको इक्विलिब्रियम इक्वेशन से डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये स्टैटिकली क्या हो गया? इनडिटरमिनेट बार हो गया। इसलिए क्या हो गया? स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बार। क्लियर? तो दूसरी गोली क्या खरीदी जाए? सर कुछ भी कर लो, कुछ भी, XYZ कुछ भी कर लो, अगर कुछ भी कर लो, जब भी आप इधर जाओगे जितना ये खींचेगा उतना दबेगा, इस पॉइंट के सापेक्ष इस पॉइंट में नेट डिफ्लेक्शन 0 होना है। अच्छा दोनों को एक साथ खड़ा करके मार देंगे, पार हो जाएगी। अच्छा अगर आपके उसमें वेलोसिटी इतनी ना हो अंदर ही जाके ये भी क्वेश्चन है कि कितनी गहराई तक पेनिट्रेट करेगा, वो डिपेंड करता है कि किसका। अब जैसे गोली आए और मसल्स में ही टकराए तो रेजिस्टेंस कम आएगा, गोली पार हो सकती। पर गोली आए और कहीं हड्डी से टकरा जाए, गोली आए और कहीं हड्डी से टकरा जाए तो वहां पेनिट्रेशन करना उसके लिए डिफिकल्ट होगा। जैसे आप एकदम प्रैक्टिकल सोचिए कि आप बालू में कूद जाएं तो कुछ तो धस ही जाते हैं। अब क्यों धस जाते? क्योंकि रेजिस्टेंस, अब अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होता तो ज्यादा ना धस पाते, अगर वही कीचड़ में है तो और ज्यादा धस जाएंगे। तो वही डिपेंड करता है कितनी अंदर तक। तो ये सब चीजें हम आपको बताएंगे कभी जब मैकेनिक्स पढ़ाएंगे कि कितनी डेप्थ तक पेनिट्रेट कर सकता है। उससे अगर पतला आदमी है तो पीछे जाएगा, और पीछे वाले जब तक वो पेनिट्रेट करके निकले पीछे वाला बैठ गया, झुक गया, नेक में मार रहे हैं, चलो ये सब अलग केसेस हुए, उस पर हम बहुत आइए क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या दूसरी गोली खरीदना जरूरी है? देखिए ये सब चीजें बहुत मैथमेटिकल है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हमें इतना भी पता होना चाहिए कि किस तरह से मारने से किस तरह का फ्रैक्चर होगा, किस एंगल पर मारने से ज्यादा नुकसान होगा दूसरे को, या किसी का एक्सीडेंट हुआ तो किस एंगल पर इंपैक्ट हुआ होगा। बस है। और दूसरा अगर आपका दोस्त है वो मारने जा रहा है किसी को, तो उसे सलाह देंगे कि गुरुजी ऐसे जाके मारना, इस एंगल पर मारना तो बहुत नुकसान करेंगे उसका, ठीक है, बहुत नुकसान होगा। खैर चलिए, तो अब आया तो वो दूसरी गोली खरीदने जाएगा। सरदार है, दूसरी गोली क्या है कि ए के सापेक्ष बी में कोई, ए यहां बैठा बी यहां, तो कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। नेट डिफॉर्मेशन क्या होगा? 0 होगा। नेट डिफॉर्मेशन क्या होगा? 0। तो नेट डिफॉर्मेशन इक्वल टू 0। क्यों 0 भाई? क्योंकि ये रिजिड है, वो रिजिड है, खिसकेंगे ही नहीं। और जब नेट डिफॉर्मेशन 0 तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 0। और जब 1 प्लस 2 0 करें तो 1 में क्वेश्चन है कि 1 में डेल्टा 1। अब यहां पर देखिए, हम अगर नॉर्मल फोर डायग्राम बनाते तो बना सकते, लेकिन हम नहीं बनाएंगे। हम यहां से पूछे कि 1 में क्या हाल है, तो 1 में राइट साइड जाओ चाहे लेफ्ट साइड,
कहीं पर जाओ, लेफ्ट नजदीक है तो लेफ्ट से कर लो। क्या 1 में R1 टेंसाइल फोर्स है? क्या 1 में, देखिए आपको डेल्टा 1 चाहिए तो लोड चाहिए PL/A ही चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। बाद में आप स्पीड में कर ही लेंगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं, पहले एक बार सीख लो। तो डेल्टा 1 के लिए आप कहोगे गुरुजी PL/A, तो इस पूरे लंबाई में R1 फोर्स है, तो आप कहोगे R1 इंटू इसकी लंबाई देखो तो 2L दिया हुआ है, इसकी लंबाई 2L दिया हुआ है, और अपन इसका एरिया दिया है 2A। इसका एरिया कितना दिया है? 2A दिया है, इसका एरिया आपको 2A दिया हुआ है इंटू E। तो ये हो गया पहले वाले का डेल्टा 1, इसका क्या हो गया? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 क्या होगा? अब देखिए इस सेक्शन पर अगर हम जाएं तो हम राइट से देख लेते हैं, क्या दिक्कत है? अगर उस साइड से देखें तो R1 माइनस P होगा, R1 माइनस P। जैसे आप देखिए R1 खिंचाव है, टेंशन, और P क्या है? उसकी ओर है, तो R1 माइनस P। और अगर आप ध्यान से देखें तो R1 माइनस P ही तो R2 है इसी इक्वेशन से। तो ऐसा कोई नहीं है, आप चाहे राइट देखें चाहे लेफ्ट, तो यहां से आएगा R1 माइनस P। लेफ्ट साइड ही देखिए, इस पूरे सेक्शन में क्या होगा? R1 माइनस P, या इसी को R2 लिख सकते हो, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, यही R2 है भैया, इंटू इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई क्या है? L अपान इसका एरिया A और इंटू E इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या आएगा? 0। क्या R1 निकल जाएगा? क्वेश्चन है, क्या R1 निकल जाएगा? कैसे किया? डेल्टा नेट 0 किया। गब्बर ने कहा कि कोई बात नहीं, सुरती खाते हुए जाते हैं, एक और गोली खरीद के लाते हैं। तो उसने कहा नेट डिफॉर्मेशन 0 करो, तो नेट डिफॉर्मेशन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू 0। यहां से ए ई एल कट जाएगा, 2 कट जाएगा, यहां बचेगा R1 और यहां बचेगा R1 माइनस P, यहां बचेगा R1 और यहां बचेगा R1 माइनस P इक्वल टू 0। तो R1 जो आएगा वो P/2, R1 जो आएगा वो क्या आएगा? P/2, और P/2 के बाद जब जैसे इसमें रखोगे R2 माइनस P/2 आएगा। आप ध्यान से देखिए, आया R1 प्लस R1 माइनस P इक्वल टू 0, तो R1 इक्वल टू आ गया P/2। और हमें अगर याद हो तो दूसरा था R1 माइनस P इक्वल टू R2, तो R2 जो आएगा वो माइनस P/2। माइनस P/2 क्या बता रहा है? देखिए यहां पे रखा है केवल हमने R1 का मान माइनस P/2। देखिए हम आपसे कहे कि देखिए क्या होगा प्लस माइनस, हम नहीं जानते, हम हमेशा प्लस मानेंगे, हमेशा टेंशन मानेंगे। मैथ हमें सही करके आंसर देगा, उसकी जिम्मेदारी है, सिंपल सी बात है। तो R1 माइनस P/2 ये बता रहा है कि जो, सॉरी R2 ये बता, R1 तो प्लस आया, प्लस आया कि मतलब जो माने वही सही है। मतलब क्या होगा कि इस साइड जो होगा वो आपका P/2 टेंशन ही होगा, और यहां तो P लगाए थे, यहां जो मानी थी उसका उल्टा होगा। बस जो माने थे उसका क्या होगा? उल्टा। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो इक्विलिब्रियम अभी भी है, देखिए। तो अब कोई पूछे कि 1 में स्ट्रेस बताओ, इस 1 में स्ट्रेस बताओ, तो आप क्या कहोगे? सिग्मा 1 इक्वल टू P की P/2, लोड P/2 है अपॉन A1, और वो भी कैसा? टेंसाइल। वो भी कैसा? टेंसाइल। वो भी कैसा? टेंसाइल। ऐसे अगर 2 में कोई पूछे तो सिग्मा 2 जो होगा वो माइनस P/2 इंटू अपान A2। माइनस अपने आप ही कह रहा है कंप्रेसिव, माइनस अपने आप ही क्या कर, अच्छा यहाँ पर A1 जो है वो 2A है, ठीक है भाई कोई बात नहीं, A1 A2 जो दिया है वही रखिएगा, यहाँ 2A है और A2 जो है वो A है, A2 है वो जो क्या है? A है। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, ठीक है। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से सारी चीजें निकाल ली, RA और RB। अब यहाँ दोनों इसका पॉजिटिव आया, क्यों दोनों? क्योंकि ये पहले से कंप्रेसिव मान रखा है, आरबी को ये पहले से कंप्रेसिव मान रखा है, तो इसका पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब डिफ्लेक्शन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है। क्वेश्चन क्या चल रहा है? डिफ्लेक्शन ऑफ बार किसकी वजह से?
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं और एक बार समझ गए जिंदगी भर याद करा देंगे, टेंशन नहीं लेना। और याद क्या करना है, फीलिंग आ जानी चाहिए। तो हमारे ख्याल से अभी तक के सारे टॉपिक क्लियर हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ बार हम सब लोग कोनिकल का कर मतलब प्रिज्मेटिक का कर लेंगे, कोनिकल का कर लेंगे और उसके बाद आएगा थर्मल स्ट्रेसेस। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थर्मल स्ट्रेस अभी जो आपका हो सकता है 2-3 दिन चले, क्योंकि थर्मल स्ट्रेस में हम केसेस बहुत कराएंगे। स्प्रिंग तक लगा लगा के केसेस कराएंगे, कब क्या होगा, कब टेंसाइल, कब कंप्रेसिव, कब कब कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। तो वो सब चीजें बहुत डिटेल में होंगी। खैर चलिए, डिफ्लेक्शन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट। और बात किसकी कर रहे हैं, प्रिज्मेटिक मेंबर की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रिज्मेटिक मेंबर। प्रिज्मेटिक समझ रहे हैं ना? कोई बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिज्मेटिक बार, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिर्फ प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक का मीनिंग क्या है, सब लोग बताइए। प्रिज्मेटिक किसको कहते हैं? एरिया इज कांस्टेंट या एरिया इज यूनिफॉर्म अलोंग द लेंथ। सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म एरिया अलोंग द लेंथ या यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब एक ही बात को कैसे भी कह दो, वो आपका विषय है। तो प्रिज्मेटिक समझ गए पहली बात। एक दो बातें और आप सुनिएगा। आपने एक वर्ड सुना होगा डेंसिटी। आपने क्या सुना होगा, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? कोई क्वेश्चन पूछे डेंसिटी क्या होता है तो सुना ही होगा, हिंदी में भी आप पढ़े ही होंगे, घनत्व। ठीक है, डेंसिटी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, डेंसिटी कहीं भी डेंसिटी आए पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल सी बात, पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब ही अपने आप में एक बात होती है, पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम। आगे हमें इंटेंसिटी बोलेंगे तो आपका पर यूनिट एरिया होगा। इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया होता है जब ग्रेडियंट की बात करते तो पर यूनिट लेंथ होता है, और जब रेट की बात करते तो पर यूनिट टाइम होता है। खैर चलिए, तो पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी डेंसिटी, अगर कोई मास डेंसिटी तो मास अपन वॉल्यूम, वेट डेंसिटी वेट अपन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपन वॉल्यूम। कुछ भी अगर कोई बोले गुरुजी वर्क डेंसिटी वर्क अपन वॉल्यूम। सिंपल सी बात है, हमें कुछ नहीं, हमें क्या करना है, अपन वॉल्यूम करने से डेंसिटी पता चले। क्लियर बात समझ में? तो कोई भी अगर मेंबर है तो इन जनरल इनकम्प्रेसिबल अगर माने तो डेंसिटी जनरली क्या होती है, जनरली क्या होती है, कांस्टेंट। देखिए, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि मास कांस्टेंट है। जैसे सिंपल एक बहुत बेसिक एग्जांपल सोचिए, एक ग्लास में पानी भर लीजिए और एक लोटे में पानी भर लीजिए, दोनों का मास सेम है। सिंपल बताइएगा, एक ग्लास में पानी भरिए और एक लोटे में पानी भरिए, क्या दोनों का मास सेम है? बताइए, दोनों का, आप गिलास और लोटे में, क्या दोनों का मास सेम है? अभी मत कहिए सर गिलास और लोटा बराबर ही हो, नहीं, लोटे की साइज जनरली बड़ी होती है। अच्छा ये इन्होंने टारगेट मार दिया कि अगर दोनों 1 ही लीटर के हो तो लोटा गिलास दोनों 1 लीटर का, इसीलिए तो गिलास गिलास है, लोटा लोटा है। लोटा गिलास इसलिए बोला था भाई, कॉमन सेंस माना जाता है गिलास छोटा ही होगा हम जानते थे कि ये सब दिमाग लगाओगे कह चलिए, तो लोटे का में अगर भर लिए तो उसका मास थोड़ा ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा। पर क्या दोनों, अच्छा बड़े वाले बड़े वाले गिलास, हाँ हाँ, आजकल तो भाई बड़े बड़े गिलास में दूध भर के पीजिए, ठीक है, लस्सी वाला ठीक है। पर जनरली जो बात अगर पूछी जाएगी, अब वही कंडीशनल होता है ना कि किस चीज को कंडीशनल, कुछ कुछ जनरल सेंस में भी आपको लॉजिकल रीजनिंग भी आंसर देना होता है। खैर चलिए, तो क्वेश्चन ये आया कि गुरुजी लोटे में ज्यादा होगा मास, तौल लिए, उसका आया 5, मान लो 1 किलो आया, और गिलास का 250 ग्राम ही आया। तो क्वेश्चन ये है, क्या दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है? डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मतलब अगर सेम वॉल्यूम कहीं भी ले जाओ तो उसका मास कांस्टेंट ही रहेगा। डेंसिटी आपको पर यूनिट वॉल्यूम बता रहा है, जबकि मास तो भाई वॉल्यूम ज्यादा लिए मास ज्यादा लोगे।
वॉल्यूम ज्यादा लिए, डेंसिटी वही है पर मास। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम बोल रहे हैं डेंसिटी कांस्टेंट तो आप मास कांस्टेंट मत समझिएगा, क्योंकि मास और चीजों पर डिपेंड करता है कि क्या डायमेंशन आपने यूज किया है। डेंसिटी कांस्टेंट है तब भी क्या डायमेंशन आपने यूज किया है उस पर भी डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है ना। खैर, डेंसिटी भी आपका टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है, जो फ्लूइड में आपको सर ने डिटेल में कराया होगा। तो एक दो बातें हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे आपसे कहा गया मास डेंसिटी, और अगर डेंसिटी सिंपली बोल रहे हैं तो इसी को समझिएगा। मास डेंसिटी क्या होगा, m अपान v, इसी को रो से दिखाते हैं। अगर वेट डेंसिटी बोले, अगर हम वेट डेंसिटी बोलें तो इसको हम वेट अपान बी बोलेंगे, और वेट अपान बी क्या होगा, mg अपान बी होगा। और इसी को हम किससे दिखाएंगे, गामा से, और गामा ही क्या होगा, रो इंटू जी होगा। कहीं कहीं ओमेगा से दिखाते हैं, कहीं कहीं क्या होता है, ओमेगा से। तो वेट डेंसिटी है गामा इक्वल टू रो इंटू जी। वेट डेंसिटी का अगर मात्रक देखेंगे तो ये न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा, और ये क्या होगा, इसका होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बात समझ में आ रही, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, ये न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा। बहुत आसान आसान चीजें हैं जो आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं फ्लूइड में, हमें लगता है 15-16 लेक्चर में यही सब चला होगा, तो हमें इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब एक हमारे पास बार है, ऐसे लटका हुआ है, ऐसे बार लटका हुआ है। जब ये लटका हुआ तो एक यही बात है कि भाई हम इसका वेट कंसीडर ही ना करें। अगर वेट ना कंसीडर करें और कोई लोड P लगा दें, इसमें क्वेश्चन कि वेट इक्वल टू, यहां पर हम मान ले 0, वेटलेस माने, इसको हम क्या मान ले, वेटलेस मान ले। तो वेटलेस मानने में कंफर्म है कि वेटलेस जब आप मानेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया गुरुजी। वेटलेस मानने का मतलब P लोड लगाओगे, इलोंगेशन जो होगा PL अपान ए ही हो जाएगा। बहुत आसान सा था। अगर वेटलेस मान लिया तो ये सब चीज तो पहले से जानते हैं, इसमें बहुत आसान है, इसकी बात नहीं। बात यह है कि जब वेट कंसीडर करें तो वेट मान लीजिए इसका टोटल वेट जो है वो कैपिटल W है। कैपिटल W क्या है, टोटल वेट। और अगर टोटल वेट है तो ये कहां लग रहा होगा, क्वेश्चन है कि कहां लग रहा होगा। गुरुजी ये पूरे पूरे वॉल्यूम में लग रहा होगा। हमारे वेट को हमें धरती माता खींचती है तो पूरे वॉल्यूम में खींच रही होती है। ऐसा नहीं हमारा सर भी कोई खींच रहा है नीचे, हाथ भी खींच रहा है और हमारी पूरी बॉडी को खींच रहा है। पर हाँ ये अलग बात है कि टोटल वेट को एक जगह कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। वही क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो ऐसे में यहां भी वेट है, यहां भी वेट है, सबको वेट क्या होता है यार, जिस फोर्स से हमारी अर्थ किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, खींच रही होती है, वही वेट होता है। सिंपल सी बात है। तो हर जगह इसमें वेट है। अब अगर हम जाएं और सबसे हाल चाल लें, इस सेक्शन अपना दुखड़ा पूछे क्या हाल है भैया, तो कहेगा ये जो नीचे लटके हैं ना गुरुजी, ये हमें खींच रहे हैं। ये जो नीचे लटके हैं ये हमें खींच रहे हैं कि नहीं, ये हमें नहीं, इनको कोई और खींच रहा है, धरती माता खींच रही है, इसलिए हमें भी खींच रहे हैं। इनकी भी गलती नहीं है भाई, हमारे अपने साथी ही है। ऐसे जब यहां पर गए तो इसने कहा ये पूरा पूरा नीचे जो लटके हैं ना, ये सब लोग खींच रहे हैं। क्या आप पहले देखिए, सोचिए, क्या हम फार्मूला डेल्टा इक्वल टू PL अपान ए लगा सकते हैं? भाई आपसे पूछा गया इलोंगेशन बताओ, तो डेल्टा इक्वल टू PL अपान ए हमें रटा हुआ था। तो आपने सोचा कि लेंथ दिया है, हाँ दिया है, एरिया इसका दिया है, हाँ दिया है, इसका यंग्स मॉडुलस दिया, बिल्कुल दिया है, पर क्या लोड हर किसी सेक्शन पर समान है? ये फार्मूला जब आपने कहा था तो इसमें हमने कहा था कि भैया तभी लगोगी जब P कांस्टेंट हो, A कांस्टेंट हो, E कांस्टेंट हो। मतलब इसकी लिमिटेशन डिटेल में करा रखी है। तो यहां पर हर जगह सबसे गए, सबसे हालचाल पूछ रहे हैं, सबका अलग ही रोना है। कह रहे हैं हमें इतने लोग खींच रहे हैं। अब बताइए सबसे ज्यादा किसको खींचा जा रहा है? ये इस ऊपर वाले सेक्शन को तो पूरा बार ही खींच रहा है। अगर इस नीचे वाले कहें, अरे ये कहेगा हम तो मजे में है यार, कोई खींचने वाला ही नहीं, हमें कोई खींचने वाला
नहीं है, जो एकदम नीचे वाला, तो मतलब यहाँ पर स्ट्रेस 0 होगा और यहाँ पर स्ट्रेस क्या होगा? मैक्सिमम। यहाँ पर स्ट्रेस क्या होगा? तो हम डेल्टा इक्वल टू पीएल अपॉन ए यूज नहीं कर सकते, और जब यूज नहीं कर सकते तो क्या करें? तो जब क्या करें ये क्वेश्चन आए तो हमसे आप मिले और हमसे पूछे गुरुजी क्या करें? तो गुरुजी ने कहा टेंशन न लो, कल फिर मिलेंगे और कल बताएंगे। ठीक है, तो कल हम सब लोग फिर इस पर बात करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, सेल्फ वेट के सारे केसेस कल हम सब लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास कैसी रही? बहुत धीरे धीरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर किया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, थोड़ा गर्म पानी पीते रहिएगा, स्वास्थ्य सही रहिए, मेंटली और फिजिकली दोनों आपका प्रिपेयर होना जरूरी है, फिर एग्जाम्स आप बेहतर परफॉर्म आप करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। ठीक है, कैसा? अच्छा, नहाए मत, क्या बात नहीं, नहाने का ऐसा कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा पानी गर्म कर लीजिए तब नहाइए। अच्छा, ठंड लग जाएगी, हाँ होता है, मतलब अगर आप अब नॉर्मल कोई चीजें करते, अब 10 दिन से नहीं नहा रहे हो, नहा लोगे तो क्या होगा अनुराग? कितने दिन से नहीं नहाए? तो जब 10 दिनों नहीं नहाए हो तो चेंज क्या हुआ कि आप जो रूटीन वर्क कर रहे हैं उससे अलग आज नहा लिए, तो फिर कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारी यही शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।